हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो इसमें आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वाला। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं टर्मिनल विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए स्टूडेंट हमारी पूरी टीम तैयार है। तो स्टूडेंट आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बात और स्टूडेंट देखो, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाऊंगा, बट इसमें इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक रह जाता है। अगर आप चाहते हो तो उसको पढ़ा दिया जाएगा, सेलों का संयोजन। वो टॉपिक बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया और ना ही कभी पूछा जाएगा। सीढ़ी क्रम संयोजन, सीमांत क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम, 3 तरह से सेलों को जोड़ा जाता है। तो अगर आप चाहते हो तो उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप बोलोगे वैसे ही पढ़ाया जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, आप सभी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहते हैं। एक भी टॉपिक हम छुड़वाएंगे नहीं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर सेलों का संयोजन पढ़ा दो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करा देंगे, टेंशन मत लेना। ओके, तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, उससे आप हेडिंग डाल लो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, इंग्लिश में भी इसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इंग्लिश में अगर एक आध दो इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैच कर लेना। तो स्टूडेंट देखो, वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या किया, पहले हम थोड़ा सा वो जानते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल वैद्युत परिपथों के बीच विद्युत धारा के संबंध में निम्नलिखित 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2। निम्नलिखित 2 नियम दिए। अब समझो, सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट हम प्रथम नियम की। तो यहाँ लिखोगे प्रथम नियम, इसका दूसरा नाम है अथवा धारा नियम, अथवा एक और नाम है इसका संधि नियम। ठीक है, आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। तो लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट ये नियम। तो इसको तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको अभी याद हो जाएगा। देखो क्या कहता है पहला नियम, तो यहाँ लिखोगे इस नियम के अनुसार कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक एडिशन, इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बीजगणितीय योग 0 होता है। देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं। मैं यहाँ पर एक जंक्शन दिखाता हूँ जिसमें बहुत सारे तार हैं, जिसमें से कुछ में से धारा आ रही है तो कुछ में से बाहर जा रही है। सपोज करो ये मैंने कोई संधि दिखा दी, ये हमारी क्या है, कोई जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारे तार आपस में जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं स्टूडेंट, तो कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। इनको नाम दे सकते हो I1, I2, I3, I4, I5। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिग्मा I इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब है, सिग्मा I का मतलब है कि जो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग है वो कैसा है स्टूडेंट, 0 है। तो वैद्युत परिपथ में हमने ये कोई संधि ले ली। अब इस संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं इनका बीजगणितीय योग 0 होगा। इसका मतलब क्या है वो मैं आप सभी को बता दूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आप चिन्ह परिपाटी लगाते हो ना ऑप्टिक्स में, वैसे यहाँ पर थोड़ी सी चिन्ह परिपाटी आपको माननी है।
या नोट डाल लेना, आप नोट डालना चाहते तो। संधि की तरफ आने वाली, संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक, समस्त धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, आप सभी को ये चिन्ह परिपाटी माननी, ये मान लो ऋणात्मक ली जाती हैं। तो जितनी भी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं वो धाराएं सभी कैसी होंगी स्टूडेंट? पॉजिटिव होंगी। तो I1, I2, I3 आप क्या देख रहे हो कि ये I1 देखो संधि की तरफ जा रही है, ये I2 भी संधि की तरफ आ रही है, I3 भी संधि की तरफ आ रही है, लेकिन I4 और I5 ये दोनों संधि से दूर जा रही हैं। तो इसका एक सीधा सा मतलब निकाल सकते हो कि इन तीनों तारों के द्वारा तो धारा इस संधि पर आएगी, लेकिन इन दोनों तारों के द्वारा संधि से धारा चली जाएगी। तो एक चीज बताओ, क्या संधि पर कोई भी धारा रही? नहीं रही ना। तो इसका मतलब है कि संधि पर कोई भी आवेश नहीं ठहरता है। ठीक है, यहां से निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या लिखोगे? अब आपको यही फॉलो करना है स्टूडेंट जो मैंने वहां पर बताया है। I1 आपका पॉजिटिव है प्लस I2 प्लस I3, उसके बाद आगे की जो दोनों धाराएं स्टूडेंट वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो आगे क्या लिखोगे? माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। या फिर आप क्या लिख सकते हो? और I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, यही तो होगा। तो यहां पर आप हिंदी में लिखना चाहते हो, क्या लिख सकते हो? संधि की तरफ आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं। सीधा सीधा मतलब निकल के आ गया। ठीक है, जो मैंने लिखा लिख लेना। तो वो I1, I2, I3 इन तीनों के द्वारा संधि पर धारा आ रही है, लेकिन I4 और I5 के द्वारा संधि से धारा बाहर जा रही है, दूर जा रही है। तो जितनी धारा I1, I2, I3 के द्वारा इस संधि पर आएगी, I4 और I5 के द्वारा उतनी ही बाहर चली जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो है हमारा पहला नियम किरचॉफ का। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ, क्योंकि अगर कोई सर्किट आपको दे रखा है तो वहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग जल्दी से, फिर थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद ये किरचॉफ का पहला नियम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो। इतना सभी को क्लियर है? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है, जो मैंने बताया वैसे आपको फॉलो करना है। आगे देखो क्या करोगे, आगे लिखोगे इस नियम के यहाँ पर लिखोगे, विशेष डाल लेना है, कुछ भी डाल लेना। स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर नहीं ठहरता है, नहीं ठहरता है। अतः किरचॉफ का पहला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बोर्ड में पूछा जा सकता है। अतः किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। क्लियर है? देखो हमने अभी क्या देखा था कि I1, I2, I3 के द्वारा धारा आई संधि पर, लेकिन I4 और I5 के द्वारा जितनी भी धारा आई थी वो बाहर चली गई। तो एक चीज बताओ, क्या इस संधि पर, क्या इस जंक्शन पर कोई भी आवेश रहा? नहीं रहा। इसी वजह से किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है या किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता देता हूं पहले नियम से रिलेटेड। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो नीचे जो बचा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
जैसे मैंने बहुत सारे वायर मान लिए, सपोज करो ये बहुत सारे वायर हैं, और भी जितने चाहो उतने वायर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हमारा कोई जंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी धाराएं, ये 7 एम्पीयर की है, ये 5 एम्पीयर की है, ये 3 एम्पीयर की है, ये 2 एम्पीयर की है, ये 4 एम्पीयर की है, ये 10 एम्पीयर है, और ये 5 एम्पीयर है। और मैं इसे डायग्राम के थ्रू पूछा जा रहा है कि जो संधि है, इस संधि पर धारा का मान बताओ कि धारा कितनी होगी। आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, या इस डायग्राम को देखकर बताओ कि इसमें कितनी धारा, इस संधि में कितनी धारा होगी। तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर आप कितने तार देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 तार हैं। अब ये चेक करो कि कितनी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं। 7 एम्पीयर ये हमारी संधि की तरफ है, प्लस उसके बाद 5 एम्पीयर ये भी संधि की तरफ है। तो जो संधि की तरफ धाराएं जा रही हैं वो पॉजिटिव होंगी। 3 एम्पीयर बाहर जा रही है तो माइनस लगा दोगे, 3 एम्पीयर। फिर देखो 2 एम्पीयर भी बाहर जा रही है तो -2 एम्पीयर। उसके बाद 4 एम्पीयर भी बाहर जा रही है तो -4 एम्पीयर। फिर देखो 10 एम्पीयर संधि की तरफ आ रही है, प्लस 10 एम्पीयर। और 5 एम्पीयर बाहर जा रही है तो -5 एम्पीयर। और टोटल आप सभी जानते हो बीजगणित युग, ये हम धारा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बीजगणित युग तो हमारा 0 निकल के आता है, वो कब है? जब हम किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर आई का मान निकाल रहे हैं, इस संधि पर धारा का मान निकाल रहे हैं। अब देखो 7 और 5 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3, 3 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 13, और 13 में से 5 गया तो कितना बचा? 8। तो इस संधि पर कितनी धारा स्टूडेंट? 8 एम्पीयर धारा होगी। तो इस टाइप से आपको कोई भी डायग्राम दे दिया जाता है और पूछता है कि इस संधि पर धारा का मान बताओ, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो किरचॉफ का पहला नियम लगाकर। पहला नियम सभी को क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर कितना होता है? 0। जितनी भी धाराएं संधि की तरफ आती हैं उनको धनात्मक लिया जाता है, और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है, किरचॉफ का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। सब कुछ क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पॉइंट या पहला नियम कंप्लीट हो गया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अब डालो द्वितीय नियम। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। 2021 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो इसको। द्वितीय नियम, इसके भी कई नाम हैं, या पास नियम, इसको पास नियम भी बोला जाता है, या वोल्टता नियम भी इसको बोला जाता है। तो आप सभी को सारे नियम याद रखने हैं। वोल्टता नियम इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सेकंड लॉ और मैश रूल, मैश रूल, ठीक है। अब देखो क्या कहता है सेकंड लॉ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है ये भी। यहाँ लिखोगे इस नियम के अनुसार कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग इस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड कर दोगे और यहाँ लिखोगे अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये स्टूडेंट हमारा पूरा का पूरा किरचॉफ का सेकंड लॉ। यहीं से आप पूरा का पूरा नियम बना सकते हो कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना देता हूँ पहले, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये डायग्राम सभी बना लेना पहले। ये हमारा एक सेल है और ये प्रतिरोध है R1। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको वैसे ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी दिमाग मत लगाना। यहाँ पर एक और सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक और प्रतिरोध आप दिखा दोगे, उसके बाद आप नीचे प्रतिरोध दिखाओगे एक, इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे। प्लस माइनस इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E1, इसका प्रतिरोध कितना है R1, इसके द्वारा इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी I1। तो इस वाले पूरे तार पर I1 धारा ही दिखाओगे आप सभी। इस वाले का विद्युत वाहक बल है आपका E2, धारा यहाँ पर होगी I2, ये है आपका R2। तो यहाँ पर पूरे तार पर, ये पूरे तार पर धारा कितनी दिखाओगे आप I2 दिखाओगे। I1 ऊपर से आ रही है, I2 यहाँ से आएगी, तो नीचे जो धारा जाएगी स्टूडेंट वो दोनों का जो योग होगी, तो I1 प्लस I2। और ये प्रतिरोध हमारा यहाँ पर कितना है R3। तो यहाँ पर ये दो बंद पास बनेंगे स्टूडेंट। पहला तो आपका ये बनेगा जिसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी और इस वाले में कुछ धारा इस प्रकार से, ये हमारा दूसरा बंद पास है। तो यहाँ पर दो बंद पास बनेंगे, आपके नाम दे सकते हो A B C D E F। ठीक है, ये बंद पास के नाम हो गए। तो मैं यहाँ पर दो बंद पास दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। डायग्राम मैंने बता दिया कैसे बनाना है। दो सेल हैं, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। इसके संगत प्रतिरोध देखो, इसके द्वारा कितनी धारा जा रही है I1, इसके द्वारा कितनी जा रही है I2। इस धारा के संगत प्रतिरोध R1 होगा, इस धारा के संगत प्रतिरोध R2 होगा, और देखो I1 प्लस I2 के संगत प्रतिरोध R3 होगा। दो बंद पास लोगे आप, बंद पास 1, बंद पास 2। अब समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ लिखोगे आप बंद पास, पहला बंद पास लो A B E F A, बंद पास A B E F A में। ठीक है, A B E F A में। बंद पास का मतलब क्या है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर खत्म होना चाहिए। आप ये मत करना A B E F, ये बंद पास नहीं हुआ। बंद पास का मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं पर खत्म होना चाहिए। तो A B E F A ये हमारा पूरा बंद पास है। अगर हम इस बंद पास में निकालें तो देखो I1 के संगत प्रतिरोध कितना है R1, तो लिखोगे यहाँ पर I1 इंटू R1। अब देखो मैं पहले बंद पास की बात करूँ, इसमें दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल आपका ये रहा E1 और एक सेल आपका ये रहा E2। I1 के संगत हमने प्रतिरोध ले लिया, उसके साथ साथ I2 के संगत आप प्रतिरोध लोगे, लेकिन इसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा इसकी तो इधर जा रही है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर I2 को नेगेटिव लोगे, तो माइनस I2, इसके संगत प्रतिरोध कितना है R2, कितना है R2 बराबर पहला विद्युत वाहक बल कितना है E1 और दूसरा कितना होगा E2। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चिन्ह लेना पड़ेगा। तो I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। दूसरा बंद पास लोगे आप, बंद पास B C D E B में। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है और इसका यूज़ ये मान लो बहुत सारे सर्किट्स में आपको कराऊंगा, इसलिए आप इसको सही तरह समझ लो। वहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप धारा का मान, प्रतिरोध का मान, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। ठीक है, बंद पास B C D E B में किरचॉफ के सेकंड लॉ से, किरचॉफ का सेकंड लॉ ही चल रहा है। अब समझना, बंद पास सेकंड है, यहाँ पर धारा एक ये रही, इसके संगत प्रतिरोध ये रहा। दूसरी यहाँ पर नीचे जब आओगे तो दोनों कॉम्बिनेट हो रही हैं, I1 और I2 दोनों जुड़कर नीचे जाएंगी, मतलब I1 और I2 दोनों जुड़कर R3 में जाने वाली हैं। तो I2 इंटू R2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप I2 इंटू R2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेकंड सेल नहीं लगा हुआ है, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, इसके संगत प्रतिरोध ये हो गया और इसके संगत प्रतिरोध ये हो गया बराबर। यहाँ पर तो केवल एक ही सेल लगा हो, तो यहाँ पर आप केवल E2 ले लोगे। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड लॉ है। ठीक है ना, किसका, किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब समझना, देखो वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के, ये हमारा पूरा का पूरा बंद पास कहलाएगा A B
ई एफ ए में के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं I1 और I2 दो खंड हो गए, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा इनके संगत प्रतिरोध। I1 के संगत प्रतिरोध क्या है? R1 है। I2 के संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। यही तो है। I1 के संगत आप प्रतिरोध क्या देख रहे हो? R1 देख रहे हो, और I2 के संगत प्रतिरोध आप क्या देख रहे हो? R2। तो इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? I × R। I के संगत प्रतिरोध R है, गुणनफलों का बीजगणित योग। तो सिग्मा मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर बीजगणित योग रिप्रेजेंट करेगा ये। तो बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के, यहां पर आप दो विद्युत वाहक बल देख रहे हो। इस पहले बंद पास में दो विद्युत वाहक बल आपको दिखाई दे रहा है, एक E1 दिखाई दे रहा है, दूसरा E2 दिखाई दे रहा है। तो उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग, तो यहां पर दोनों जोड़, देखो इन दोनों को जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। कई कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर जोड़ा भी जाएगा और कई कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें घटाया भी जाएगा। तो उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। उसके बाद ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर करके देख लिया। बंद पास ABEFA में ये हमारा पहला बंद पास था, ये निकल के आया। और दूसरा बंद पास जो हमने लिया बंद पास BCDEB में, ये हमारा दूसरा बंद पास है, उसके लिए ये निकल के आएगा। तो कैसे निकल के आए हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बोर्ड में पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो वो हो जाता है आवेश। लेकिन अगर सेकंड लॉ की बात करें तो किसके संरक्षण पर आधारित है? वो ऊर्जा के संरक्षण पर। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड लॉ भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये नियम बहुत ज़्यादा यूजेबल है, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाऊंगा, इसलिए इसको सही तरह यहाँ पर समझ लो। और कोई दिक्कत आए तो न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट आज के अगले टॉपिक की, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक डाल लो व्हीटस्टोन सेतु। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और न्यूमेरिकल्स इससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज के दोनों टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका 1 या 2 दिन का चैप्टर और बचा है, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज आप ऐसे भी समझ सकते हो, आटे पत्थर का पुल। व्हीट मीन्स क्या होता है? आटा, स्टोन मीन्स पत्थर, ब्रिज मीन्स पुल। तो आटे पत्थर का पुल। तो यहाँ लिखोगे वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन हैं, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इन्होंने इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही डाल लो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यही आपको सही तरह समझना है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप सही तरह समझ लोगे तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको आप हेडिंग बना दोगे। अब समझना, तो यहाँ पर देखो, इसको समझने से पहले स्टूडेंट आपको एक छोटा सा प्यार सा डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 4 प्रतिरोध लेने हैं, तो मैं यहाँ पर 4 बिंदु दिखा दे रहा हूँ पहले। ठीक है, एक प्रतिरोध आप यहाँ पर लगाओगे, एक प्रतिरोध आप यहाँ पर लगाओगे, एक प्रतिरोध आप यहाँ पर लगाओगे, एक प्रतिरोध आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ये जो बीच वाली चीज़ दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर धारामापी लगाना है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर आपको एक कुंजी लगानी है। क्या लगानी है? कुंजी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप कुंजी बना सकते हो। तो ये हमारी कुंजी K2। उसके बाद यहाँ पर आप एक सेल लगाओगे, यहाँ पर आप एक और कुंजी लगाओगे, ये आपकी कुंजी K1 हो जाएगी। ठीक है, कुंजी का मतलब जानते हो सर्किट को ऑन या ऑफ करना। अगर हम इसको ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो हमने ये कुंजी लगा रखी है। अगर पूरे सर्किट को ऑन या ऑफ करना है तो हमने यहाँ पर एक और कुंजी लगा रखी है। ठीक है, कुंजी K1 प्लस माइनस, इसके द्वारा कितनी धारा जा रही है? I। समझना डायग्राम। और इस सेल का जो विद्युत वाहक वाला आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कितना है? E। यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? कोई गैल्वेनोमीटर या कोई धारामापी। 4 बिंदु हैं, A, B, C और D। क्लियर सभी को? उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या है? 4 प्रतिरोध याद रखनी है, P, Q, R, S। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं। तो गर्मी बहुत हो रहा है। अब स्टूडेंट समझना, देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो धारा जा रही है बिंदु ए पर पहुँचने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कुछ धारा इधर और कुछ धारा इधर। जितनी धारा देखो I1 हम मानते हैं ऊपर है और I2 किधर होगी? नीचे। अब एक चीज़ और याद रखना, इस वाले तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। हमें ये तार अविक्षेप की स्थिति में रखना है, अर्थात इस वाले तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जितनी धारा यहाँ पर है उतनी आप इधर दिखाओगे I1, जितनी यहाँ पर है उतनी आप इधर दिखाओगे I2। ये हमारा डायग्राम बन जाता है स्टूडेंट व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यदि 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ें, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ें कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए। आप सभी को दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 2 विकट आपको दिखाई दे रहा है, एक BD दिखाई दे रहा है और एक AC दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज के एक विकट से धारामापी तथा दूसरे विकट से सेल जोड़कर सेल से धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं, इस प्रकार रखे जाएं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टूडेंट आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, यदि 4 प्रतिरोधों PQRS को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए, चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के एक विकट से चतुर्भुज के एक विकट से धारामापी तथा दूसरे विकट से सेल जोड़कर सेल से धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं, इस प्रकार समायोजित किए जाएं। समायोजित का मतलब रखे जाएं, हमें ही रखने हैं। समायोजित किए जाएं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो धारामापी में, तो राइटिंग समझ में आ रही तो जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है ना। तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के
प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, सिद्धांत होगा किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। तो नीचे आप लिख सकते हो P/Q बराबर R/S, ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। देखो 4 प्रतिरोध हमारे पास हैं स्टूडेंट, कौन कौन से हैं, PQRS, PQRS को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने इनसे एक चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज में आपको 2 विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका विकर्ण BD और दूसरा विकर्ण AC। एक विकर्ण BD से हमने क्या जोड़ दिया, धारामापी गैल्वेनोमीटर, और दूसरे विकर्ण से हमने क्या जोड़ दिया, सेल। और इस सेल से धारा प्रवाहित करके हमने प्रतिरोधों के मान कुछ इस प्रकार से रखे कि जो धारामापी है इसमें देखो कुछ सुई इस प्रकार से होती है। अगर धारामापी में अविक्षेप है तो बिल्कुल सुई 0 पर रहेगी, और विक्षेप है तो 1 2 करके ऐसे करके खाने लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके दोनों तरफ। तो अगर विक्षेप होगा तो सुई क्या है स्टूडेंट, इधर या उधर हो जाएगी, और अगर विक्षेप नहीं है तो सुई जो है वो 0 पर ही रहेगी। तो हमें धारामापी में कौन सी कंडीशन रखनी है स्टूडेंट, अविक्षेप की स्थिति। धारामापी में हमने प्रतिरोधों के मान लगा दिए, समायोजित कर दिए, रख दिए, और हमें धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई। तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में 2 संलग्न भुजाएं, ये भुजा इससे संलग्न है और ये भुजा इससे संलग्न है, तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात R/S। तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R/S हो जाएगा। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, यदि 4 प्रतिरोधों PQRS को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए, चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी, एक विकर्ण से धारामापी तथा दूसरे विकर्ण से सेल, दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर सेल से धारा प्रवाहित करके, सेल से धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार रखे जाएं या समायोजित किए जाएं कि जो धारामापी हमने ले रखा है उसमें कोई भी विक्षेप ना हो। तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में, धारामापी में कैसी स्थिति प्राप्त हो चुकी है, अविक्षेप की। तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही है स्टूडेंट हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई भी होगी, अच्छी लगी ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसको आप सही तरह तैयार कर लेना। दोनों टॉपिक्स आज के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो मैं आपको इसको प्रूफ करना सिखाऊंगा किरचॉफ के नियमानुसार, इसको हम प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, प्रूफ भी बोर्ड में पूछा जाता तो यहां लिखो गया प्रूफ या उपपत्ति। तो हमें यहां पर पहली कंडीशन लिखनी है, धारामापी में कौन सी स्थिति है, अविक्षेप की। तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में ठीक है। अब समझना, यहां पर आपके 2 बंद पास बनेंगे, कौन कौन से, एक बंद पास आपका ये रहा, दूसरा बंद पास आपका ये रहा। बंद पास ABDA में, तो यहां पर यही लिखोगे आप, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के नियम से द्वितीय नियम लगाओगे यहां पर। ठीक है, तो लगाओ। I1 के संगत प्रतिरोध कितना है, I1 के संगत P है, तो I1 इंटू P। अब एक चीज़ बताओ, क्या आपको इस वाले में कोई सेल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। और यहाँ पर I1 P है, I2 के साथ R है, माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस I2, क्योंकि I1 देखो A से दोनों धाराएं इधर उधर हो रही हैं, माइनस I2 इंटू R बराबर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। या I1 P इज इक्वल टू I2 R, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट बना दोगे। उसके बाद आप दूसरा बंद पास लोगे, बंद पास BCDB में किरचॉफ के नियम से, लगाओ। I1 के संगत प्रतिरोध Q है, I2 के संगत प्रतिरोध S है, तो यही लगाओगे, I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0 या I1 इंटू
Q, इसको जब इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू I2 इंटू एस इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से डिवाइड कर दो बस। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। तो लिखो I1 इंटू पी बटे I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू आर बटे I2 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? यहीं पे आप नीचे लिख लोगे, या P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। यही तो है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये हमने इसको प्रूव भी कर लिया है, किसके अनुसार किया है? किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन सेतु का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर दो उपयोग हैं, दो अनुप्रयोग हैं। एक आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, दूसरा मीटर सेतु है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके कोर्स में नहीं है, केवल मीटर सेतु है, तो मीटर सेतु मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो सेलों के संयोजन से रिलेटेड पढ़ाई जाए तो पढ़ा देंगे, नहीं तो अगला जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट वो हम डिस्कस करेंगे मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से आप सभी के लिए हम मेहनत करते रहेंगे, अगर आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।